हेलो माय डियर स्टूडेंट, सिद्धार्थ क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग एग्ज़ाम की तैयारी में जुड़े होंगे, लगे होंगे और सारी युद्ध सामग्रियों से लैस होंगे। उसी युद्ध सामग्रियों में मसाला लगाने का काम यह वीडियो करेगा मित्रों। कहते हैं पढ़ना आसान नहीं, लेकिन और आसान काम करने वाले के हक में बस बंजर ज़मीन आता है, आसमां नहीं आता। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी मित्रों। तो इस क्रम में मैं हिंदी पार्ट 2 लाया हूँ। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ हिंदी पे, जो कि अति महत्वपूर्ण है। यूट्यूब पे ऐसा वीडियो जो 30 नंबर प्लस दे सके, वो एक मात्र वीडियो है। उसमें से 30 नंबर प्लस आपका फिक्स है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, आप मित्रों वहाँ से जाकर देख लीजिएगा यदि नहीं देखे हैं तो। आज पार्ट 2 के बारे में हम डिस्कस करेंगे मित्रों। इसमें पार्ट 1 जो हम पढ़ेंगे, जैसे हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, ये 5 नंबर में आपका पूछा जाएगा मित्रों। इसमें आपसे छायावादी युग के बारे में बात किया जाएगा, क्योंकि दो ही युगों को आपको पढ़ना है। एक छायावादी युग जिसे शुक्ल युग कहते हैं, और इसमें एक और पढ़ना है शुक्लोत्तर युग जिसे छायावादोत्तर युग भी कहा जाता है। बस दो युगों के बारे में पढ़ना है और प्रश्न में आप देख रहे होंगे संक्षिप्त परिचय देना है। तो आपके 5 नंबर के जो प्रश्न बनेंगे मित्रों, यह इससे छायावादी युग से बनेगा और किससे बनेगा, शुक्लोत्तर युग से बनेगा। तो आइए जानते हैं क्या होता है शुक्ल युग या छायावादी युग। तो 5 नंबर कंफर्म कर लीजिए मित्रों। इसका परिचय देखिए, कह रहा है सन 1919 से 1938 तक के काल को हिंदी गद्य साहित्य में पंडित रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण योगदान के कारण शुक्ल युग नाम दिया गया। यानी कि शुक्ल युग जो नाम दिया गया, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही मित्रों, रामचंद्र शुक्ल की। और यह सन कब से है, 1919 से 1938 तक का काल। अब आइए आगे जानते हैं। इस युग को छायावादी युग, प्रसाद युग, प्रेमचंद युग के नामों से भी जाना जाता है। कैसे कैसे नामों से जानते हैं मित्रों, प्रसाद युग, प्रेमचंद युग के नामों से भी जाना जाता है। अब आइए शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकारों को देखते हैं। तो शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार कौन कौन से हैं, बाबू गुलाब राय, प्रेमचंद, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर संपूर्णानंद, शांति प्रिय द्विवेदी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। ये जितने भी नाम हैं मित्रों, यह शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकारों के हैं। हाँ, एक चीज और कर लीजिएगा मित्रों, इसमें से कभी कभी रचनाएं पूछ लेता है, किस रचना के लेखक कौन है, तो इसे भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। लेकिन आप दो ही का युग को देखिएगा, एक छायावादी युग का देख लीजिएगा, छायावादी युग के कवियों का या लेखकों का, और एक शुक्लोत्तर युग के, जो कि छायावोदोत्तर युग भी कहा जाता है, इनके कवियों का देख लीजिएगा। तो आई होप कि आपको शुक्ल युग समझ में आ गया होगा मित्रों। आइए देखते हैं शुक्लोत्तर युग क्या है। शुक्लोत्तर युग है, यानी इसे छायावादोत्तर युग भी कहा जाता है। अब इसका परिचय देखिए। 1938 ईस्वी के बाद के साहित्य को छायावोत्तर काल कहा गया। क्या कहा गया, छायावादोत्तर काल कहा गया। इस युग में साहित्यकारों को दो पीढ़ियां साहित्य रचना में प्रवृत्त हुई। साहित्यकारों की दो पीढ़ियां साहित्य रचना में प्रवृत्ति हैं। पहली पीढ़ी में मित्रों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, यशपाल, उपेंद्रनाथ अष्ट, अमृतलाल नागर इत्यादि। और दूसरी पीढ़ी में विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, रेणु कुबेरनाथ एवं शिव प्रसाद सिंह उल्लेखनीय हैं। ये किस युग के हैं मित्रों, ये थे आपके शुक्लोत्तर युग के। तो आपका 5 नंबर इन दो युगों से बनेगा मित्रों। इन दोनों युगों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 70% में यही दो युग रखे गए हैं, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, यानी कि छायावादी युग और छायावादोत्तर युग। इसी क्रम में जो आपका दूसरा प्रश्न होगा मित्रों, हिंदी पद्य का विकास और संक्षिप्त परिचय। गद्य का परिचय हमने देख लिया, पद्य में भी आपको दो ही पढ़ने हैं। पहला आपको पढ़ना है रीतिकाल और दूसरा पढ़ना है आपको आधुनिक काल। यानी कि यहां से आप भी 2 काल पढ़ने के बाद आपके 5 नंबर क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। तो कहा जाता है ना, अपने लक्ष्य पर नजर और अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। अपने लक्ष्य पर नजर और अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, नंबर तो आपके वैसे ही बरसेंगे पेपर में। तो सबसे पहले हम जानते हैं रीतिकाल के बारे में। रीतिकाल क्या है, रीतिकाल का समय 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक माना जाता है। ये रीतिकाल, ये सब क्या है मित्रों, एक समय डायरेक्शन है, किस समय से किस समय को क्या नाम दिया गया। और इस नाम के अंतर्गत आपका जो एक नाम आता है रीतिकाल, जो कि आपके पेपर में आएगा, तो अच्छे से इसको समझ लीजिए। तो रीतिकाल का जो समय है वो 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक माना जाता है। इस काल के दो प्रसिद्ध कवि,
इस काल के दो प्रसिद्ध कवि भूषण तथा गोरेलाल कौन थे? भूषण जी और गोरेलाल हैं, जिन्होंने रीति परंपरा से हटकर वीर काव्य की रचना की। किसकी रचना की? वीर काव्य की। भूषण की रचना शिवा बावनी, भूषण की जो रचना है मित्रों मोस्ट इंपॉर्टेंट शिवा बावनी, तथा गोरेलाल की रचना छत्र प्रकाश, गोरेलाल की रचना छत्र प्रकाश है। यानी कि ये दो जो कवि थे भूषण और गोरेलाल, इन्होंने अपनी रीति परंपरा से हटकर वीर काव्य की रचना की, जिसके कारण इसे रीतिकाल कहा गया। क्या कहा गया मित्रों? रीतिकाल। समय याद रखिएगा 1643 से 1843 तक। अब रीतिकाल की कुछ विशेषताएं हैं मित्रों। क्या हैं विशेषताएं? आइए जानते हैं। सबसे पहले तो श्रृंगार रस की प्रधानता देखी गई, यानी कि रीतिकाल की कविताओं में या काव्यों में क्या देखी गई? श्रृंगार रस की प्रधानता देखी गई। दूसरी, काव्य में कला पक्ष की प्रधानता थी। कैसी पक्ष की? कला पक्ष की प्रधानता रही। तीसरा, ब्रज भाषा का चरणोत्कर्ष हुआ। ब्रज भाषा मित्रों काफी अच्छी भाषा है, मेरी सबसे फेवरेट भाषा है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा का चरणोत्कर्ष हुआ। प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण, यानी कि कविता को पढ़ने के बाद मानो जैसे प्रकृति ही उद्दीप्त हो गई हो, प्रकट हो गई हो। और इसमें पांचवा जो इसका विशेषता था मित्रों, नीतिपरक सूक्तियों की रचना। ये थी रीतिकाल की विशेषताएं, जो कि हर बार पेपर में पूछी जाती है मित्रों। इस बार तो दो ही है, एक रीतिकाल है, एक आधुनिक काल। दोनों को पढ़ लीजिए, एक तो आ ही जाएगा पेपर में। आइए जानते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल क्या है? आधुनिक काल का समय 1843 से आज तक है। अब 1843 से आधुनिक का मतलब आज तक का जो समय है वो क्या है? आधुनिक काल है। आधुनिक काल में अनेक कवि हुए। आधुनिक काल में मित्रों अनेक कवि हुए, किंतु दो ऐसे कवि जिनके नाम से युग जुड़ गया। अब ये दो ऐसे कवि हैं जिनके नाम से ही युग जुड़ गया, वो भी दोनों साधारण कवि नहीं, आप कह सकते हैं असाधारण कवि हैं। सबसे पहले नाम आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनकी एक कृति है मित्रों, याद रखिएगा, प्रेम माधुरी, जो कि बहुत बार पेपर में पूछी जाती है। ये किसकी कृति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। और दूसरे असाधारण व्यक्ति कोई और नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, और इनकी एक कृति है अद्भुत आलाप। यह दोनों व्यक्ति जिनके नाम पर ही युग पड़ जा रहे हैं, ये दो असाधारण व्यक्ति कोई और नहीं, भारतेंदु हरिश्चंद्र और महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। इसी क्रम में अगर हम मित्रों बात करें किसकी विशेषता की, किसकी विशेषता बतानी है? आधुनिक काल की। तो आधुनिक काल की विशेषता अगर हम बताएं तो सबसे पहले देश प्रेम की भावना। जब कृतियां पढ़ी गई तो कृतियों को पढ़ने के बाद उसमें क्या लगता था? देश प्रेम की भावना दिखती थी। दूसरा क्या था? खड़ी बोली में काव्य रचना। खड़ी बोली के जन्मदाता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी माने जाते हैं, जिनका एक चैप्टर है मित्रता मित्रों। उसमें से एक गद्य तो फिक्स है, हमने लिया है कुछ गद्य, एक गद्य तो फिक्स है मित्रता से। और ममता, जो कि ममता एक चैप्टर है जिसे जयशंकर प्रसाद जी शायद लिखे हैं मित्रों। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है ममता चैप्टर भी, तो आगे हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं खड़ी बोली में काव्य रचना। तो इसकी जो विशेषता है मित्रों, तीसरी जो विशेषता है गीत काव्य की प्रधानता, गीत काव्य की प्रधानता। और चौथी जो बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जीवन के यथार्थ का चित्रण, यानी कि जीवन के यथार्थ का चित्रण किया गया है आधुनिक काल में। आधुनिक काल के दो मर्मज्ञ असाधारण अगर हम कवियों की बात करें मित्रों, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र और महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनके नाम पे ही युग का नाम पड़ गया है, तो इनके बारे में याद रखिएगा। इसी में एक प्रश्न है मित्रों, तीसरा प्रश्न, छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता। हमने छायावादी के बारे में बताया जिसे शुक्ल युग कहते हैं। आइए कुछ विशेषताएं हैं उनको भी जान लेते हैं, लगातार 10 साल से पूछे जा रहे हैं, शायद इस बार भी आ जाए। तो छायावादी युग इंपॉर्टेंट है भी आपके लिए, क्योंकि आपके सिलेबस में है, दो ही युग हैं, पहले हमने आपको बताया है। तो 1918 से 1936 तक का जो समय काल है, 1918 से 1936 तक का जो समय काल है वो छायावादी युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? छायावादी युग। अब इसकी विशेषता अगर आपको बताएं हम, प्रेम सौंदर्य का चित्रण है। क्या है? प्रेम सौंदर्य का चित्रण। दूसरा, प्रकृति का मानवीकरण है। तीसरा, रहस्यवादी भावना। कैसी भावनाएं हैं? रहस्यवादी भावनाएं। चौथा, करुणा एवं नैराश्य की प्रधानता। करुणा एवं नैराश्य की प्रधानता है मित्रों। और पांचवा, नए अलंकारों, विशेषण, ध्वन्यर्थ, व्यंजना आदि का प्रयोग किया गया है। ये किसमें किए गए हैं मित्रों? छायावादी काव्य की विशेषताओं में। तो इनको भी अच्छे से आप तैयार रखिएगा। यहीं पर एक छोटा सा युग आता है मित्रों, इसे भी जान लेते हैं। प्रगतिवादी युग की प्रमुख विशेषता, प्रगतिवादी युग की प्रमुख विशेषताएं। अब प्रगतिवादी युग क्या है तो ध्यान से समझिए, 1936 से 1943 तक का समय प्रगतिवादी युग कहा जाता है। इस युग की प्रगतिवाद, ध्यान रखिएगा मित्रों ये शब्द प्रगतिवाद, काव्य की धारा है। अगर आपसे पूछता है प्रगतिवादी युग की
काव्य धारा क्या है? तो प्रगतिवाद, प्रगतिवाद ही प्रगतिवादी युग की काव्य धारा है, जिसमें पूंजीवादी व्यवस्था, इसकी व्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करते हुए साम्यवाद का काव्यात्मक रूपांतरण हुआ है। इस काल की सबसे खास बात यही है मित्रों, इसमें पूंजीवादी जो व्यवस्था है ना, उसका पूर्णतः विरोध किया गया है, और साम्यवादी जो साम्यवादी विचारधारा है, उसका काव्यात्मक रूप से चित्रण किया गया है। तो इस बात को याद रखिएगा, यह भी प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें मित्रों। अब ये जो काव्य प्रगतिवादी युग है, इसकी भी विशेषता जान लेते हैं। इसकी विशेषता क्या है मित्रों? तो आइए इसकी विशेषता देखें। पहला तो साम्यवादी विचारधारा, हमने कहा है पूंजीवादी जो विचारधारा है उनका त्याग करके साम्यवादी विचारधारा पे ही काव्यात्मक कार्य किए गए हैं। दूसरी, मानव मात्र के कल्याण के लिए मानवतावादी दृष्टिकोण, केवल मानवतावादी यानी मानव मात्र के कल्याण के लिए मानवतावादी दृष्टिकोण रखा गया है। तीसरा, जनसाधारण को समझने के लिए सरल और व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया गया है। जनसाधारण को समझने के लिए सरल और व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया गया है मित्रों, यही प्रगतिवादी की प्रगतिवाद सिद्धांत है। आगे अगर बात करें मित्रों, कला को कला के लिए न मानकर, ध्यान से रखिएगा इस लाइन को, कला को कला के लिए न मानकर कला जीवन के लिए का सिद्धांत अपनाया गया है। किसमें? प्रगतिवादी, किसमें? प्रगतिवादी युग में। इस प्रकार मित्रों ये पहला दूसरा चैप्टर, ये 5-5-10 नंबर के आपके कंप्लीट हो गए। कितने कंप्लीट हो गए? 10 नंबर के आप कंप्लीट कर लिए हैं, और ये 10 नंबर तो फिक्स है, यहां से आने ही वाला है, 100% लिखवा लो मित्रों, इसी से बनेगा आपका 10 नंबर। आगे अगर हम बात करें मित्रों, गद्यांशों पे आते हैं। आइए संदर्भ लिखना सिखाएंगे। और गद्यांश पढ़ने से पूर्व मित्रों मैं आपको एक बात बता दूं, यूट्यूब का कोई भी टीचर आपको अगर ये कहता है कि यही गद्यांश है, इसको ऐसे ऐसे रट लीजिए या यही यही पढ़ लीजिए, उसकी बातों पे मत जाइएगा। पहली चीज, गद्यांश जो भी देगा इतने सरल शब्दों में होते हैं मित्रों कि ये तो समझ लीजिए गिफ्ट होता है आपके लिए। क्या होता है? गिफ्ट होता है, जिसे पढ़ना है और पढ़ के क्या देना है? उत्तर देना है। बस आपको याद क्या रखना होता है मित्रों? लाइन को देखकर ये याद रखिए कि यह किस चैप्टर से लिया गया है। कहीं मित्रता चैप्टर से लिया गया है या ममता चैप्टर से लिया गया है, बस आपको अध्याय पता होना चाहिए। बाकी आप अपने सुंदर शब्दों में लिख सकते हैं, क्योंकि आपसे योग्य, आपसे बलवान कोई नहीं है। आप जब अपने पे आएंगे तो शब्द भी आपके पास दौड़ कर आएंगे। तो इसमें आपको केवल पढ़ना है और क्या है? लिखना है। तो आइए हम एक गद्यांश लिए हैं मित्रों, समझा देते हैं। संदर्भ कैसे लिखा जाता है ये भी आपको हम समझा देते हैं। बस कुछ वर्ड पकड़ लीजिए और संदर्भ लिख दीजिए। अगर हम बात करें, विश्वास पात्र मित्र जीवन, अगर मित्र शब्द मिल गया तो मित्रता चैप्टर हो गई मित्रों। क्या हो गई? मित्रता चैप्टर हो गई। अब प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए मित्रों। टाइम बहुत ज़्यादा लिखने में लग रहा था, इसलिए मैंने इस तरह लिखा, और पेपर में भी आपको इसी तरीके से लिखना है, पूरा गद्य थोड़ी ना उतारना है मित्रों। आप ऐसे लिख लेंगे। तो संदर्भ कैसे लिखा जाता है वो जान लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक खंड से अवतरित है। अब आपको बढ़ाना क्या मित्रों? जब आप पद्य लिखना तो यहाँ पर पद्य लिख देना, बाकी सेम सेम चलेगा, चैप्टर का नाम चेंज कर देना। बस अवतरित है, वहाँ यहाँ लेखक लिख रहे हो, वहाँ क्या लिख देना? रचयिता, काम खत्म। चाहे पद्य का हो चाहे गद्य का हो, संदर्भ आप लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक खंड से अवतरित है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। अब मैंने देखिए मित्रों यहाँ लिख दिया है, जहां तक रेखांकित होगा, यानी कि पहला ये तो 2 नंबर आपका मिल गया, फिक्स है मित्रों, 2 नंबर तो ये आपको मिल गया। अब प्रथम रेखांकित व्याख्या में हमने यहाँ लिखा स्वयं करें अपने शब्दों में। मित्रों अपने शब्दों में लिखेंगे, आप पूरा लिख लेंगे, किसी के बहकावे में मत आइएगा, ध्यान से इसको लिख लीजिएगा। इस प्रकार आप जब इसके उत्तर देंगे, अब देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आपका रहेगा, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसके जो उत्तर है मित्रों ना, बाहर से नहीं लिखने हैं, गद्य को पढ़कर प्रश्न का उत्तर देना है। गद्य को पढ़कर प्रश्न का क्या देना है? उत्तर देना है। इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा, और आपके 6 नंबर आसानी से मिल जाएंगे मित्रों। जिस प्रकार इसको करेंगे, इसमें हमने एक इंपॉर्टेंट लिया है मित्रों, एक और आपको हम बता देते हैं, एक इंपॉर्टेंट और हो सकता है आपके लिए। हे भगवान, यानी कि अंधा बना रही है, यह ममता चैप्टर से लिया गया है मित्रों। और जयशंकर प्रसाद, मैंने आपसे कहा था ममता चैप्टर के जो राइटर हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं। और मित्रों ये कुछ ही होते हैं, जो कुछ गद्यांश होते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और वह आप स्वयं भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको केवल चैप्टर और राइटर का नाम याद होना चाहिए बस, और इसमें कुछ नहीं याद होना चाहिए आपको, क्योंकि आपको संदर्भ लिखना रहता है, और संदर्भ लिखने का इससे बेहतरीन तरीका कुछ नहीं हो सकता है। संदर्भ लिखना है और आपको व्याख्या कर देनी है। व्याख्या कैसे करनी है? आधा तो वो गद्यांश है, हिंदी में ही रहता है मित्रों, कुछ अपने शब्दों को जोड़ना रहता है, वही आपकी व्याख्या होती है। आगे आइए पढ़ते हैं मित्रों।
पद्य के बारे में। किसके बारे में? पद्यों के बारे में। तो हम पद्य के रूप में मित्रों 6 लिए हैं और 6 इतने इंपॉर्टेंट है ना पद्य कि कहिए मत। उनमें से अगर इनमें से बाहर आ जाए तो फिर कहिएगा। ये 6 पद्य से तो एक पद्य आपके पेपर में तो आएगा ही आएगा, बस आप तैयार रखना। कहा जाता है पढ़ना आसान नहीं लेकिन आसान काम करने वाले के हक में बस बंजर जमीन आती है, आसमान नहीं आता है। तो आसमान में उड़ना है मित्रों तो रातों के साथ लड़ना पड़ता है। आई होप कि आप लड़ रहे होंगे। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित पद्यांशों की संदर्भ सहित व्याख्या काव्यगत सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अब देखिए व्याख्या करना है। हमने पद्य लिया है मित्रों। पद्य क्या है? चरण कमल बंदौ हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी, लांघे अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिह पाई। बहुत सुंदर काव्य है मित्रों, बहुत सुंदर पद्य है ये। अब इसका संदर्भ, मैंने संदर्भ लिखना मित्रों पहले सिखाया है। वहां गद्य था, यहाँ पद्य। एक शब्द जोड़ें हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की। अब देखिए यहाँ पर सूर सागर कहाँ से लिया गया है? सूर सागर से अवतरित किया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। केवल 3 वर्ड आपको चेंज करना है मित्रों। अगर गद्य लिख कर दिए, यहाँ पे राइटर का नाम चेंज कर दिए और यहाँ पर चैप्टर का नाम चेंज कर दिए तो वह क्या हो जाएगा? गद्यांश हो जाएगा। और पद्य है तो पद्यांश हो जाएगा। तो आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। इसमें प्रसंग लिखा जाता है। प्रसंग क्या होता है मित्रों? प्रसंग यानी कि ये जो कविता यानी जो ये पद्य दिया गया है, पद्य किसके बारे में बता रहा है, बस वही प्रसंग होता है। जैसे यहाँ पर सूरदास जी कुछ अपने स्वामी के चरणों के बारे में कह रहे हैं तो वही पद्य में दिया होगा। जैसे इस पद्य में सूरदास जी ने अपने स्वामी श्री कृष्ण के चरणों की वंदना की है, बस आपको यही प्रसंग में लिखना है। तो संदर्भ और प्रसंग लिखने के बाद मित्रों हम कहाँ आते हैं? व्याख्या पे। और व्याख्या देखिए ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मित्रों। लगभग में मान के चलिए 100% आने की संभावना है। कितने परसेंट? 100%। तो मैंने ऐसे 5 लिए हैं मित्रों। एक ना एक तो आपके पेपर में आना ही आना है, कहीं से भी आए। जैसे अब इसकी व्याख्या देखते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, भक्त शिरोमणि सूरदास। थोड़ा मसाला लगा के लिखिएगा मित्रों। कैसे लिखिएगा? कोरा कोरा मत लिखिएगा, थोड़ा मसाला मार के लिखिएगा। भक्त शिरोमणि सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। क्या कहते हैं? इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। जाकी कृपा पंगु गिर लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। इनकी कृपा होने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ लेता है। क्या लांघ लेता है मित्रों? पर्वतों को। और अंधे, और ध्यान दीजिएगा मित्रों, और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। ध्यान से देखिए। जाकी कृपा पंगु गिर लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले। बहरा सुन लेगा, गूंगा बोलेगा। रंक चले सिर छत्र धराई, यानी कि अगर प्रभु की कृपा हो जाए तो दरिद्र व्यक्ति भी राजा बन जाएगा और उसके ऊपर राज छत्र का सुशोभित होगा। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं मित्रों। ये तो काफी अच्छी व्याख्या है, आप स्वयं कर सकते हैं, सरल शब्दों में कर सकते हैं। देने लगता है इन चरणों के अनोखे प्रभाव से बहरा व्यक्ति सुनने, गूंगा बोलने लगता है। श्री कृष्ण की कृपा से, श्री कृष्ण की कृपा से दरिद्र भी राजा बनकर सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। आगे क्या कह रहा है मित्रों? सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ तिह पाई। आगे देखिए इसका मतलब कह रहा है सूरदास जी कहते हैं ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूं। अब यह मित्रों कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार मैंने आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण रखा है मित्रों, जिसे आपको करना है, मैंने लिख दिया है यहाँ पे। दूसरा है उद्धव मन न भये, उद्धव मन न भय और नहीं जगदीश। ये भी कृत आप देख लीजिएगा मित्रों, सूर सरावली से ही लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सूरदास जी की कृत है। दूसरा देखिए, दिस कुंजरहूं कमठ अहि कोला को कड़हारू, यानी कि तुलसीदास जी, यानी दूसरे चैप्टर से लिया गया है मित्रों, जिसके लेखक जिसके रचयिता कौन है? तुलसीदास हैं। और यह कहाँ से प्रसंग लिया गया है? धनुष भंग से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? धनुष भंग से लिया गया है। और तीसरा, रानी मैं जानी अनजानी कै वनवास दियो, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मित्रों, इसकी भी रचना तुलसीदास जी किए हैं और यह भी धनुष भंग से लिया गया है। चौथे की बात करें, सच्चा प्रेम वही है मनुष्यता होती है विकसित, राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखा गया स्वदेश प्रेम 100% आने की संभावना।
100% आने की संभावना मित्रों। अगर हम पांचवें की बात कर दें तो इस समाधि में छिपी हुई उठी ज्वाला सी झांसी की रानी की समाधि पर, यानी कि इसका जो ये जहां से लिया गया उसका नाम है, उस पद्य का नाम है झांसी की रानी की समाधि पर, और इसकी लेखिका कोई और नहीं, महाकवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है मित्रों। कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। इन पांचों में से एक आपके पेपर में आ रहा है, लिखकर रख लीजिए। इसी क्रम में मित्रों आते हैं अगले पर, जीवन परिचय। यहाँ जीवन परिचय तो मुझे बताने की आवश्यकता है ही नहीं मित्रों, आप सभी लोग रट चुके होंगे जिनको जिनको रटना है। लेकिन अगर हम बात करें तो जीवन परिचय दो पे लिखा जाता है, एक लेखक पे लिखा जाता है, एक कवि पे लिखा जाता है। लेखक पे पूछेगा 3 नंबर का और कवि पे भी आपको 3 नंबर, यानी कि जीवन परिचय से आपको 6 नंबर आएंगे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैंने शायद 2 कवियों को लिया है, एक जयशंकर प्रसाद है, जयशंकर प्रसाद की बता देते हैं जीवनी। काफी दुखदाई जीवन परिचय है जयशंकर प्रसाद जी का मित्रों, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है जयशंकर प्रसाद जी लेखक के रूप में। अगर हम इनके जीवन की परिचय आपसे कराएं मित्रों तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय और लिखेंगे हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटकार, कहानीकार एवं निबंधकार। देखिए गुणों से परिपूर्ण है जयशंकर प्रसाद जी। श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी वाराणसी के प्रसिद्ध सुघनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित और धनाढ्य व्यक्ति थे। कैसे व्यक्ति थे? धनाढ्य व्यक्ति थे। इनके बचपन में ही जब जयशंकर प्रसाद छोटे थे मित्रों, तब इनके माता पिता का देहांत हो गया था। इनके जो बड़े भाई थे शंभुनाथ जी, वही इनका क्या किए थे, शिक्षण कार्य कंप्लीट करवाए थे। लेकिन वो भी ज़्यादा उम्र तक, जब ये 17 वर्ष के हुए तभी उनका भी निधन हो गया। तो जीवन इनका काफ़ी मित्रों कठिनाई से परिपूर्ण रहा है, और इसीलिए इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई तथा स्व अध्याय से इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू पर अपना अच्छा पकड़ बना लिए थे। क्या किए? ये स्व अध्याय किए थे मित्रों। सबसे ज्यादा इन्होंने क्या किया? स्व अध्याय ही किया था। जब जब जयशंकर प्रसाद जी 17 वर्ष के थे तभी बड़े भाई शंभुनाथ जी की मृत्यु हो गई। इन सभी असामयिक मौतों से यह अंदर ही अंदर टूट गए मित्रों। कोई भी रहेगा प्राणी मित्रों जिसके माता पिता का सर से हाथ उठ जाए और अचानक में बड़े भाई का भी हाथ छूट जाए, तो ऐसे केस में कोई भी व्यक्ति रहेगा अंदर से टूटेगा ही। तो यही इनके साथ भी घटित हुआ। संघर्ष और चिंताओं ने स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाई और क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण 15 नवंबर 1937 को इस असाधारण कवि माननीय जयशंकर प्रसाद जी का मात्र 47 वर्ष की आयु में क्या हो गया? निधन हो गया मित्रों। क्या हो गया? निधन हो गया। अब इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में जान लेते हैं। ऐसे लिखेंगे मित्रों, प्रमुख कृतियां। अब इनके नाटक कौन कौन से हैं? नाटक भी मित्रों काफी दमदार दमदार नाटक लिए हैं। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आजाद शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट मित्रों ध्रुव स्वामिनी, इंटर में आप पढ़ेंगे इसे। विशाखा, राजश्री, कामना, एक घूंट, सज्जन, प्रायश्चित, ये सब इनकी प्रमुख नाटक हैं मित्रों। देखिए इतने छोटे से जीवन कैरियर में इन्होंने कितनी सारी नाटकें लिख डाली। अब काव्य में अगर देखें मित्रों तो काव्य में तो धुआं धुआं किए ही हैं। कामायनी, झरना, लहर, आंसू इनके प्रमुख क्या हैं? काव्य हैं। उपन्यास की बात करें तो कंकाल, तितली, इरावती आदि इनके क्या हैं? उपन्यास हैं। अब मित्रों भाषा शैली, यह लिखना आप नहीं भूलेंगे भाषा शैली। अब भाषा शैली में आपको बताएं, जयशंकर प्रसाद जी की जो भाषा शैली है मित्रों, वह वर्णात्मक शैली है, भावनात्मक शैली है एवं चित्रात्मक शैली थी। ठीक है, इस प्रकार हम जयशंकर प्रसाद जी के कृतियों के बारे में जाने। ऐसे ही मित्रों, ऐसे ही आप डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का भी क्या कर दीजिएगा? अच्छे से पोस्टमार्टम कर दीजिएगा। यहां मैंने लिखा है, इसे स्वयं करें। और यह पेपर में आ रहा है। अगर 2 तैयार किए मित्रों, एक जयशंकर प्रसाद जी को तैयार कर लिए, एक रामचंद्र शुक्ल जी को, एक जीवन परिचय कायदे से आ जाएगा और आराम से लिखकर आप फिट हो जाएंगे। इसी प्रकार आइए आगे आगे देखते हैं रसखान जी के बारे में। मित्रों यहां रसखान जी के बारे में हम सीखें तो आपसे उससे पहले एक बात बता दें। क्या इसमें आपको एक बात बताएं कि जितना कठिन संघर्ष होगा मित्रों, आप जितना कठिन संघर्ष करेंगे जीत उतनी ही शानदार होगी। तो परीक्षा की खोपड़ी में छेद करके आइएगा। ठीक है, इसी क्रम में रसखान जी को देख लीजिए। रसखान जी यानी एक रचयिता यानी कवि, एक लेखक के बारे में लिखें, एक कवि के बारे में लिखना है। अब कवि में मैंने रसखान को लिया है मित्रों, जिसमें से आपको 2 और तैयार करने हैं। इसीलिए मैंने कहा है जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। आप रातों से लड़कर देखिए, कल का सूर्य आप स्वयं होंगे। अब देखिए ध्यान से, रसखान सगुण काव्य धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। क्या थे? अब सगुण काव्य धारा के कभी कभी पूछ लिया जाता है रसखान किस गुण के थे, तो सगुण काव्य धारा के कवि थे और कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। क्या था मित्रों? सैयद इब्राहिम था। ये दिल्ली के पठान सरदार कहे जाते हैं।
इनका जन्म 1533 ईस्वी लोग मानते हैं, लेकिन मिस्र बंधु थे, उन्होंने 1548 ईस्वी माना है इनका जन्म। इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था मित्रों। ये गोसाई विट्ठल नाथ के शिष्य हो गए थे। इनका उपनाम रसखान था। क्या था? रसखान था, क्योंकि इनके सवैये वास्तव में रस के खान थे। वास्तव में जब रसखान जी का सवैया पढ़ा जाता है मित्रों ना, तो लगता है जैसे रस की वर्षा हो रही थी। इसीलिए इनका उपनाम भी रसखान रख दिया गया। ये रस के खान थे ही। और 1648 में ऐसे रस के खान की लगभग इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई मित्रों। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। लेकिन रचनाएं देख लीजिए, इनकी 4 प्रसिद्ध पुस्तकें हैं मित्रों। रसखान जी की 4 प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। सुजान रसखान, बाल लीला, अष्टयाम, प्रेम वाटिका, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मित्रों। भाषा शैली की अगर बात कर लिया जाए तो रसखान ने ब्रज भाषा में काव्य की रचना की। कैसे की? ब्रज भाषा में काव्य की रचना की। इनकी भाषा मधुर एवं सरस है। कैसी है मित्रों? मधुर एवं सरस है। इनकी शैली अत्यंत सरल और प्रभाव उत्पादक है। इन्होंने कवित्व और सवयें शैली को पुनः जीवित किया था। कवित्व और सवयें शैली को पुनः क्या किया था? जीवित किया था। और इसमें मित्रों आप दो मेरे कहने से तुलसीदास और बिहारी जी को एक बार पढ़ लीजिएगा। मेरा दावा है कि इन तीनों में से एक तो आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार मैंने इसको कंप्लीट किया है। अभी आपके 3 टॉपिक हैं मित्रों, जो कि काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं अगला वीडियो यानी कल परीक्षा के पहले तबाही सीरीज में उसको भी डाल दूंगा, और आप जाकर परीक्षा की खोपड़ी में छेद करिएगा। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है मित्रों। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से ही जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। इस क्रम में मित्रों वीडियो कैसा लगा है? लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा मित्रों, वरना छोड़ दीजिएगा। धन्यवाद।